नमस्ते, कमलेश यादव। हेडलाइंस में आज हमने आपके लिए खास तौर पर आमंत्रित किया है वरिष्ठ कांग्रेस नेता, तमाम पदों पर रहकर अपनी पार्टी और क्षेत्र की सेवा करने वाले हैं, नगर निगम कोरबा के सभापति श्री श्याम सुंदर सोनी जी को। सोनी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार सर। आइए फ्रंट पेज की खबरों की जानकारी आपको जल्दी से दे दें। विपक्ष अब देश के खिलाफ साजिश में जुटा, मोदी पीएम का भुवनेश्वर में तंज। विपक्ष के लिए जो चौकीदार 2019 में उनके लिए चोर था, वह 2024 आते आते ईमानदार हो गया। पहली खबर है अखबार की। ये खबर उड़ीसा से। निचली अदालत संभल मस्जिद सर्वेक्षण केस में आगे न बढ़े, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है। बिलासपुर अंबिकापुर फ्लाइट 19 दिसंबर से। अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार पर व्यवसायी ने किया हमला। ये खबर मनेंद्रगढ़ की। आत्मसमर्पित नक्सलियों व पीड़ित परिवारों को मिलेंगे 15,000 आवास। ये छत्तीसगढ़ की खबर है। हार पर अब जवाबदेही तय करनी होगी, कठोर निर्णय लेने होंगे, ये कहना है कांग्रेस के सुप्रीमो खड़गे जी का। महायुति की बैठक स्थगित, गांव गए शिंदे, सरकार गठन में देरी। महाराष्ट्र की खबर। विपक्ष का हंगामा, दोनों सदनों की कार्रवाई नहीं चली। दिल्ली की खबर। बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा होनी चाहिए, भारत ने बात कही है। 80 साल बाद फ्रांस ने थिया राय में हुए नरसंहार को स्वीकारा। ये डकार से खबर है। राज्य के इकलौते एम्स का बहाना, बेड नहीं। हर माह 100 से ज़्यादा मरीज आम्बेडकर और डीकेएस भेजे जा रहे। पहली खबर एक अखबार की। हार पर कांग्रेस का महामंथन, नतीजा निकला ईवीएम में गड़बड़ी, कलह। खड़गे सख्त, कहा कड़े फैसले लेने होंगे, जवाबदेही करनी होगी तय। नई दिल्ली से खबर। ट्राई के नाम पर सीबीआई ईडी का नोटिस और सुप्रीम कोर्ट का वारंट भेज, 49 लाख ठगे। 12 दिन के अंदर आरोपी तक पहुंची पुलिस। महाराष्ट्र के अपने गृहग्राम में लिया छिपा था आरोपी। भिलाई की खबर है। नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिलेंगे मकान। मसाल जुलूस में भड़की आग, 50 झुलसे, 12 की हालत गंभीर। ये खंडवा मध्य प्रदेश की खबर है। न केंद्र में मंत्री बनेंगे न डिप्टी सीएम, पेंच फंसाकर गांव निकल गए शिंदे। एक अखबार की पहली खबर। हाई कोर्ट की नाराजगी, अधिकारी बॉलीवुड स्टार नहीं, रोज फोटो छप रही, लेकिन जो काम करना है वह नहीं कर रहे, ये कहना है हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ का। बेजा कब्जा हटाने गए तहसीलदार की पिटाई। बीएड वालों की नौकरी पर संकट, हाई कोर्ट ने 7 दिनों में मांगी डीएड की नई चयन सूची। बिलासपुर की खबर है। सरकार ने भी कहा पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम, शनिवार को फिर होगी आईसीसी बोर्ड की आपात बैठक। क्रिकेट से जुड़ी खबर दुबई और कराची से मिलाकर छापी गई है। हमारी ओर से ओटीपी मिलने में नहीं होगी देरी, ट्राई ने ये बात कही है। ट्राई ने सोशल मीडिया पर चल रहे पोस्ट को गलत बताया। ट्राई ने कहा यह सूचना तथ्यात्मक रूप से गलत है। पहली खबर है। चूंकि हमारे साथ कांग्रेस नेता है तो कांग्रेस की खबर पर ही चर्चा करनी चाहिए। अब खड़गे जी ने एक बात कही है कि हार पर कांग्रेस का महामंथन, नतीजा निकला ईवीएम में गड़बड़ी, कलह, कड़े फैसले लेने होंगे, जवाबदेही करनी होगी तय। खड़गे जी सख्त हो गए हैं। ये कोई नई बात कह रहे हैं क्या? नहीं कमलेश भाई, क्या है, जैसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में जी, जब कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल था, पूरा मीडिया और पूरी जनता की आवाज़ थी कि वहाँ कांग्रेस सरकार आ रही है, पर दुर्भाग्यवश वो नतीजे नहीं आ पाए जी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चिंतन का बात है। जी, क्योंकि अगर हमारे कार्यकर्ता आपस में आंतरिक कलह ना हो जी, और आपसी गुटबाजी ना हो और आपसी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करें तो निश्चित तौर पर जीत सुनिश्चित हो जाती। पर चूँकि हरियाणा में भी हमने देखा कि वहाँ शुरुआत में ही हमारे 2-3 नेताओं आपस में मुख्यमंत्री की दावेदारी करने लग गए। चुनाव हुए नहीं उसके पहले मुख्यमंत्री की दावेदारी करने लग गए और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जनता के बीच में ये चले जाता है समाचार कि भाई ये लोग, चुनाव हुआ नहीं और कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर कहीं पर हमारी खामियां हैं और हमारी खामियां का नतीजा ये होता है कि जनता का विश्वास अर्जित करने में हम सफल नहीं हो पाते। जी, जी, जी। जनता का विश्वास तभी हम अर्जित कर सकते हैं जब हमारी भावना समर्पित हो, पार्टी के प्रति जवाबदेही हो और ये मान के चलने की पार्टी की जीत हमारी जीत है और एक एक कार्यकर्ता के दिल में भावना आ जाए कि निश्चित तौर पर हमें हमारा लक्ष्य पार्टी को जिताना है। उसके बाद, जीत के बाद जो भी पद हमें हमारी हाई कमान देती है या हमारे जो भी बड़े नेता देते हैं उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। पर ईगो, अहम इतना बड़ा तगड़ा हो जाता है पार्टी में कि मैं इतना सीनियर हूँ, मैं इतने साल से कांग्रेस में लगा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, जो मिलना था आज तक नहीं मिला, और उस जद्दोजहद की लड़ाई में हमारी कांग्रेस पीछे हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपस में जब लड़ेंगे, बोलते हैं ना, आपस में महाहो होता है, घमासान होता है, तो स्वाभाविक है कि उसका असर कहीं ना कहीं पूरी पार्टी पर पड़ता है।
और आम आवाम जो है वो भ्रमित हो जाती है और उसका नुकसान पार्टी को होता है। अब इसी खबर को थोड़ा नीचे उतारते हैं, दिल्ली से हम उसको छत्तीसगढ़ ले आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी 2-3 दिन पहले आपकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जी बिलासपुर में थे, उन्होंने वहाँ एक बैठक की और बैठक में जिस तरह से पूर्व महापौर राजेश पांडे जी और वर्तमान महामंत्री हैं कोई उनके साथ सुबोध हरिद्वाल, इनके बीच में जो कुछ हुआ, जो सोशल मीडिया पे चला, अखबारों में चला, उसमें हालांकि राजेश पांडे को नोटिस भी दिया गया है, लेकिन ये चीज़ें तो आप कोरबा लेवल पे भी चले आए तो कोरबा में भी आपको चीज़ें दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति पैदा करके हम अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो दिखता है। मैं तो जो आपने बात कही बिल्कुल सही है। मैंने आपको क्या बोला कि हमारी जो पार्टी है उसमें जो ईगो की लड़ाई है ना, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर हमारे में जब तक समर्पण की भावना नहीं आएगी पार्टी के प्रति, तो निश्चित तौर पर हमारी खामियां उजागर होती रहेंगी और जो विश्वास हमें जनता से जीतना चाहिए वो जीत नहीं पा रहे हैं हम लोग। श्यामू भाई, बड़ी साफगोई से आप इस बात को स्वीकार करते हैं। अमूमन पार्टी के नेता, वो भी समर्पित कार्यकर्ता जो हैं, वर्षों से अपनी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, वो कहने में जरा गुरेज करते हैं, लेकिन आप इस मामले में बड़े मतलब ये कहूँगा कि आप बड़े बेबाक टिप्पणी करते हैं, स्वीकार करते हैं कि गड़बड़ है। हम ऐसा दृश्य जो छत्तीसगढ़ में देखते हैं, अपने प्रदेश में, अपने ज़िले में भी देखते हैं, कई बार जो सीनियर लीडर है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। नए लोग जो आते हैं तो वो इस तरह से हावी हो जाते हैं कि पुराने लोगों की पूछ परख कम हो जाती है, तो उनको लगता है घरे में बैठो या जाओगे, कोई किसी बात को कहेगा, मेरा ईगो हट करेगा, मैं भी अगर प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा तो विवाद हो जाता है पार्टी में। कमलेश भाई, आप दूर क्यों जाते हैं? आप मेरे व्यक्तिगत जीवन पे देखिए आप जी। मैं कॉलेज के छात्र जीवन से 83 से जी छात्र राजनीति से करते आया हूँ और छात्र राजनीति से लगातार जी संगठन के सभी पदों को सुशोभित किया है मैंने जी। चाहे वेनेसुलाई का हो, चाहे युवक कांग्रेस का हो, चाहे नगर कांग्रेस कमेटी हो, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हो, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो, आज प्रदेश कांग्रेस मैं ही नहीं, शहर के बहुत सारे लोग आज के प्रत्यक्षदर्शी, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ और सभापति भी हूँ जी। पर मैंने हमेशा धैर्य बना के रखा, कभी अपने धैर्य को खोया नहीं जी। पार्टी ने जो दिया ससम्मान लिया, कभी भी जद्दोजहद नहीं किया कि नहीं मैं ये पद लेकर रहूँगा, मेरे जो लड़ना है, आप टिकट नहीं देंगे तो मैं निर्दयी लड़ूंगा। ये भावना अगर आपके दिल में आती तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान जरूर होता है। अगर आप पार्टी के प्रति समर्पित हैं तो निश्चित तौर पर कभी न कभी तो समुद्र की लहर आएगी, लोग बोलते हैं ना, तो इसी उम्मीद से साथ बैठे रहे कि भाई कभी न कभी समुद्र की लहर आएगी। तो निश्चित तौर पर अगर हर कार्यकर्ता ये भावना पाले कि भाई जब 40 साल 45 साल जो कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, और मुझे तो कोरबा की जनता ने देखा है कॉलेज के छात्र जीवन से कि मैं व्यक्तिगत रूप से चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के लोग, किसी पार्टी के लोग हों, न दुर्भावनापूर्वक किसी के प्रति खिलाफ कोई बोला न बोलता हूँ। तो निश्चित तौर पर हमारा ये आपसी जो भाईचारा है हम उसको राजनीति संबंध से न लें। जी। हमारा जो व्यक्तिगत भाईचारा है लोगों में कोरबा में, वो भाईचारा हमेशा बना रहे। राजनीति अपनी जगह है, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग है जी। पर हमारी जो व्यक्तिगत विचारधारा है, हमारे जो व्यक्तिगत संबंध है, हमारा जो व्यक्तिगत प्रेम है, वो हमेशा सदैव बने रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बने रहना चाहिए। लेकिन बड़े नेताओं का अगर कोई ऐसा चरित्र सामने आता है तो स्वाभाविक ही नीचे जो कार्यकर्ता है उसको लगता है यार जब बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमें करने में क्या दिक्कत है। और फिर एक बात आपने जो कही कि वर्षों से जो लोग, आप अपना उदाहरण दे रहे हैं कि आप इतना दिन से राजनीति कर, और हम लोग तो प्रत्यक्षदर्शी हैं और देखा है कि किस तरह से संघर्ष के दिनों में भी जब कांग्रेस काफ़ी संघर्ष कर रही थी तब भी आप लोग खड़े थे, जो टूटी तब भी आप कांग्रेस के साथ खड़े थे, सब कुछ देखा है लोगों ने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक कार्यक्रम में एक ऊपर खड़े हुए मंच पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रदीप बैज का हाथ पकड़ के उनको ऊपर खींचना चाहते तो हाथ को किनारे करके ऊपर चढ़ जाते, क्या संदेश जाता है? शीर्ष में बैठे हुए लोग अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो नीचे का कार्यकर्ता तो स्वाभाविक उसको लगता है यार जब सिर ही हमारा गड़बड़ है तो पांव गड़बड़ हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। कमलेश भाई, जो मंच के नेता होते हैं ना जी, वो कभी भी अपने विचार, अपनी व्यक्तिगत भावना, अपनी पार्टी के प्रति विचार बदल सकते हैं, पर जो नीचे कार्यकर्ता होता है ना वो बेचारा समर्पित होता है मालूम, और कार्यकर्ता हमेशा पिसता है मालूम। बड़े नेताओं की लड़ाई में कार्यकर्ता हमेशा पिसता है। आपको राजनीति में रहना है तो आप इस गुट के हो, आप इस गुट के हो, आप इस गुट के हो, तो ये बहुत हर पार्टी में चलता है कि आप फलाने आदमी के आदमी हो, आप फलाने नेता के आदमी हो, आप फलाने नेता के आदमी हो। तो इसमें बहुत सारी बातें हो जाती है। हर मतलब ये हो जाता है कि प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पे हर नेता चाहता है कि मेरे लोग रहें, मेरे लोग आगे बढ़ें, दूसरे के आगे न बढ़ पाएँ। तो ये भावना हर पार्टी में रहती है। तो
तो निश्चित तौर पर यहीं पर आके पार्टी कमजोर हो जाती है। मालूम जहाँ एक सोचता है कि बड़ा नेता कि नहीं नहीं मेरा आदमी आगे बढ़ना चाहिए, मेरा व्यक्ति आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ पर आके जो पार्टी का पार्टी को छोड़ करके व्यक्ति पे चले जाते हैं। पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता रहता है उसकी भावना बहुत आहत होती है कि मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, और 5 साल पहले वह आदमी आता है कांग्रेस में और वो बड़े पदों में चला जाता है। तो निश्चित रूप से आपको बता दूं, इससे कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना तो आहत होती है। मैंने कोरबा की जनता को देखा है, उनके दिल में भी निराशा होती है कि नहीं यार ये आदमी बेचारा शुरू से लगा हुआ है और इसको काट दिया जाता है, किनारे कर दिया जाता है। ये मतलब लोगों की भावना है जब जमती है कि यार जो 7 जीवन से नेतागिरी कर रहा है या शुरू से 40 साल से नेतागिरी कर रहा है उसको किनारा कर दिया जाता है। आखिर ऐसी क्यों आती है पार्टी में, ऐसी भावना क्यों पैदा की जाती है? बिल्कुल आपके इस भाव से लोग समझ रहे हैं कि आप किधर इशारा कर रहे हैं। जी, ये दर्द है, स्वाभाविक होता है कि भाई हम लोग पत्रकारिता करते हैं, 37-38 साल हो गए कलम घिसते हुए। एक नया आदमी अगर आता है और अचानक आके ऊंची कुर्सी पे बैठ जाता तो हमें भी पीड़ा होती है। जी, तो ये पीड़ा सबको होती है, मनुष्य है, वो होना लाजमी है। आएंगे इस पर, लेकिन हम थोड़ा सा और खबरें उस पर चर्चा कर ले। हम लोगों ने रामायण में देखा होगा, पढ़ा होगा, रामचरितमानस में उल्लेख है, रामायण में उल्लेख है, रामायण सीरियल में भी वो बात आई कि जब सीता जी ने एक धनुष उठा करके रख दिया तो फिर प्रण किया उनके पिता ने कि जो इसको तोड़ेगा मैं उसके साथ ही अपने पुत्री का विवाह करूंगा। और स्थिति आई कि सारे राजा कोशिश कर लिए, नहीं हुआ तो 10,000 राजा एक साथ धनुष उठाने लगे। तो लोगों ने कहा सीता जी तो अकेली हैं, अगर आप धनुष उठा लोगे तो जीतेगा वो जीतेगा कौन? जीतेगा 10,000। तो बोले फिर हम आपस में लड़ेंगे और उसमें जो एक बचेगा वो सीता जी के साथ विवाह करेगा। वही स्थिति युति में होती है, यानी संगठन में होती है, गठबंधन में होती है। अभी महाराष्ट्र में ही हो रहा है। जी अब देखिए क्या है, जैसे सत्ता रूपी सीता जी किसके गले में बरमाल में, कौन राम बनेगा अभी समझ में नहीं आ रहा है। एकनाथ शिंदे जी हैं जी, मान लीजिए उनके पुत्र ने कहा कि हमारे पिताजी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, तो उनका हक जल्दी ज़्यादा बनता है। पर चूंकि भाजपा पार्टी का जो बहुमत है, जो संख्या है विधायकों की वो ज़्यादा है जी, तो निश्चित तौर पर भाजपा के लोग चाहेंगे कि भाई उनकी पार्टी का सीएम बने जी। अजीत पवार वो खुद दावेदारी कर रहे थे जी, पर चूंकि वो तीसरे नंबर पे हैं, तो निश्चित तौर पर जब भाजपा को लगेगा कि हमारी पार्टी के विधायक बहुत ज़्यादा हैं तो निश्चित तौर पर उनका मुख्यमंत्री बनना का वाजिब हक होता है जी। पर चूँकि अब दिल्ली में कल मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद ये लोग बॉम्बे वापस आए, उसके बाद एकनाथ शिंदे जी चले गए, अपने घर चले गए बीमारी का बहाना करके। इनको कहा गया कि आपको केंद्र में ले लेंगे, इन्होंने मना कर दिया, मुझे केंद्र में नहीं जाना है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हल्की सी मुझे लगता है कि हो सकता है कहीं खटास मन में आ गई होगी जी। तो निश्चित तौर पर जिस बहुमत से इन्होंने आंकड़े आए हैं, जनता ने जो जनादेश दिया है, तो निश्चित तौर पर भाजपा के लोगों को, विधायकों को ज़्यादा संख्या है जी, तो पार्टी तो चाहेगी कि भाई हमारा आदमी मुख्यमंत्री बने। हाँ, वो तर्क दे रहे हैं कि इसके पहले वो देवेंद्र मुख्यमंत्री थे लेकिन उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया, तो आप भी वैसा कर लो। देवेंद्र फडणवीस थे, अब ये बोलते हैं कि मुझे गृह मंत्रालय चाहिए, गृह और वित्त दोनों चाहिए, गृह और वित्त दोनों चाहिए। तो पूर्व में जैसे फडणवीस जी को दिया गया था, गृह और वित्त दिया गया था, तो इन्होंने कहा अजीत पवार को वित्त था जी, तो मैं जब मुख्यमंत्री था तो गृह और वित्त दोनों दे दिया गया था, तो आप मुझे गृह मंत्रालय दे दीजिए। तो शायद हो सकता है इनकी बातें नहीं बनी हो या न जमी हो, तो ये पार्टी का इनका मामला है भाई, अपन उसमें क्या बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ की जनता तो दिग्भ्रमित हो रही है कि आखिर होगा क्या, कौन बनने वाला है। बनेगा तो खैर देवेंद्र ही, अब उसमें समझौता कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर लिया जाएगा। विपक्ष अब देश के खिलाफ साजिश में जुटा, मोदी जी कह रहे हैं बात, भुवनेश्वर में है, 3 दिन वहाँ रहेंगे। और वो कह रहे हैं कि जो चौकीदार 2019 में उनके लिए चोर था, और 2024 में आते आते ईमानदार हो गया। आप लोग ईमानदार होने की दे दिए सर्टिफिकेट, खड़गे जी तो नहीं दिए। तो मोदी जी अपने भाषा बोल रहे हैं ना भाई जी, कांग्रेस थोड़ी बोल रही है जी, तो मोदी जी के अपने बयान हैं, निश्चित रूप से मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं भाई जी जी। आज हमारे प्रधानमंत्री हैं है ना, कुछ भी बोल सकते हो जी। चलिए और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ खबरें। निचली अदालत संभल मस्जिद सर्वेक्षण केस में आगे न बढ़े सुप्रीम कोर्ट। बड़ी चिंता होती है इस तरह की जब खबरें आती हैं। ठीक है, संभल में जो सर्वे के दरमियान जो संघर्ष हुआ, 4 लोगों की मौत हुई, और उसके बाद जो जिस तरह का वातावरण देश में बन रहा है, उस वातावरण को, दूषित वातावरण को और प्रदूषित करने में एक भूमिका आ गई अजमेर की। अजमेर का भी नाम आ गया उस सर्वे के लिए। वहाँ की निचली अदालत ने नोटिस दिया हुआ है। ज्ञान वापी का मामला चल ही रहा है, मथुरा का मामला चल ही रहा है, अयोध्या का तो खैर शांत हो गया। इसके अलावा भी कई, भोजशाला का मध्य प्रदेश का चल ही रहा है।
इतने मामले 9 से 10 मामले हैं जो अभी एक और खबर आई थी, यूपी कॉलेज है बनारस में जिसका एक हिस्सा 3 या 4 बिस्वा जमीन वो मुस्लिम समाज के पास थी, तो इन लोगों ने दे दिया था, वक्फ बोर्ड की पूरी जगह है, तो उसको लेकर के कल वहाँ विवाद की स्थिति निर्मित हो गई कि जो वहाँ 20-25 लोग जुम्मे को नमाज पढ़ने जाते थे, कल 500 से अधिक लोग पहुँच गए थे। ये जो वातावरण बन रहा है मुझे लगता है कि देश के हित में नहीं है। कमलेश भाई, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। निश्चित तौर पर जैसे वातावरण निर्मित होते जा रहा है और जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ के लोग हर जगह दावा कर रहे हैं कि यहाँ शंकर जी का मंदिर है, यहाँ राम जी का मंदिर है, यहाँ कृष्ण जी का मंदिर है, और निश्चित तौर पर से जो ये जो खटास मन में पैदा होते जा रहा है जो समुदायों के बीच में, ये निश्चित तौर पर हमारे लिए कोई सुखद बात नहीं है। जी जी। क्या है कि आप एक मामले जीते मान ले, उसके बाद लगातार लोगों की उपेक्षाएं बढ़ गई। अपेक्षाएं इसलिए बढ़ गई कि भाई जब यहाँ पर हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, चाहे मथुरा हो चाहे काशी हो, जैसा कि अभी जो संभल वाली घटना घटी है जी। तो निश्चित तौर पर हम लोग सोचेंगे कि भाई देखिए, वो एक समुदाय चाहता है कि हमारे मस्जिदों को न तोड़ा जाए, तो निश्चित तौर पर एक धार्मिक भावना, एक कट्टरता आ जाती है कि भाई हम क्यों तोड़ने देंगे, और वो सामने आ जाते हैं, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। पर चूँकि हमारे लोकतंत्र में कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, ये मामला चाहे मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, आपस में बैठ कर सुलझाएं, कोर्ट का जो डिसीजन उसका इंतज़ार करें जी। और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए निर्देश किया है, अधिकृत किया है, तो निश्चित तौर पर उनको सर्वे कर लेना देना चाहिए। आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेंगे, उल्लंघन करेंगे और उन अधिकारियों को जाने नहीं देंगे, सर्वे नहीं करने देंगे, तो आप सीधा सीधा देश के कानून के उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो आपको अगर देश में रहना है, आप देश के नागरिक हैं, तो आपको लोकतंत्र के जो हमारा हिस्सा है कानून, उस कानून के दायरे में रहना होगा। हाँ, संविधान का राज है हमारे यहाँ जी। तो हमारे कानून के दायरे में रह के ही आप काम कर सकते हैं, आप अपने हाथ में कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। जी जी जी। और लेंगे तो इस तरह की स्थिति का निर्माण होता है। स्वाभाविक है, कष्टकर बात होती है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे जुड़ी खबरें हैं कि लोगों ने आंदोलन किया, दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ जिसमें कहा गया कि बांग्लादेशियों के साथ वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, वो हिंदू है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। कुछ नहीं हो रहा है कमलेश भाई, बहुत। अब इसको अगर इन्हीं खबरों से जोड़ा जाए श्यामू भाई, जी, कि जो कुछ भारत में होता है उसका असर पाकिस्तान के हिंदुओं पर भी पड़ता है, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा हो रहा है। अब बांग्लादेश में चूंकि संख्या ज्यादा है, 1.5 करोड़ के आसपास है, और पाकिस्तान इस समय मतलब अघोषित रूप से उसका कब्जा है बांग्लादेश पे पूरा। आज वो चाह रहे हैं कि हमारा हिंदू वहाँ रहना जी, हिंदू नाम की चीज़ ना रहे बांग्लादेश में। आज वहाँ के हमारे शान मंदिर के पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया है, आज उनके अकाउंट को सीज कर दिया गया है, और ये कहा गया कि धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, मतलब वहाँ हिंदुओं को पूजा करने से रोका जा रहा है। ये स्थिति हो गई। आपने अभी कनाडा में देखा होगा, वहाँ को गुरुद्वारे में जो पूजा करने गए उनके साथ मारपीट की गई। तो ये जो हमारी जो धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, निश्चित तौर पर इससे चाहे हमारे मोदी जी हैं या दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो भी हैं बड़े नेता हैं, आपस में बैठ कर इसको विचार करें कि धार्मिक आधार पर हमारे किसी भी देश में धार्मिक उन्माद न हो, आपस में भाईचारा बना रहे, तो निश्चित रूप में इनको बातचीत करनी चाहिए। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों चाहे गृह मंत्री जी हों, इनको बांग्लादेश पे थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए कि भाई जो हो रहा है गलत हो रहा है जी, थोड़ा टाइट होना पड़ेगा। जी, टाइट होना पड़ेगा। वो जो कहा जाता है कि हिंदुस्तान की एक शेरनी थी इंदिरा गांधी जी, यही इसी तरह की परिस्थितियां थी और उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए थे। तो ये सारी चीज़ों को आज की आवाम चाहती है, लेकिन साथ में यह भी हम चाहते हैं कि भारत में इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए कि उसका असर दूसरे देशों में हो, और वहाँ जो हिंदू हैं या भारतीय हैं या भारत को पसंद करने वाले हैं उनके खिलाफ वातावरण बने। इस तरह हमारे देश में इतना कुछ नहीं हो रहा है कमलेश भाई, जितना बांग्लादेश में हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसा अत्याचार नहीं होता कि हम मुस्लिम भाई लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। वहाँ के एक भी मुस्लिम नेता को हिंदुओं के पक्ष में बोलते हुए नहीं सुना हमने बांग्लादेश के। बिल्कुल। लेकिन भारत में कुछ होता है तो तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। अभी जो हुआ संभल में, आप देखिए जितने भी पक्षी दल हैं सारे के सारे लोग मुस्लिमों के साथ खड़े हैं कि यहाँ पे गलत हुआ, लेकिन वहाँ नहीं है बांग्लादेश में। मतलब हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इस बात का प्रमाण है कि खुलेआम इस बात को स्वीकार किया जाता है कि ये गलत है। एक छोटी सी खबर लेकिन बहुत बड़ी खबर है। हादसे में घायल बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा की मौत। रांची की खबर है, पड़ोसी राज्य की, झारखंड की, जिनको हम भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ जिनको हम भगवान कहते हैं,
उनके पड़पोते की मौत हो जाती। 7 घंटे तक रिम्स हॉस्पिटल रांची का है, उसके बाहर गाड़ी में पड़े थे, वो दुर्घटना में घायल हो गए थे। और उनका परिवार एक मैजिक गाड़ी में कहीं जा रहा था, पारिवारिक कार्यक्रम में मैजिक टकरा गई किसी दूसरे वाहन से, और उसमें मंगल जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब आप कल्पना करिए कि जिनको हम भगवान कह रहे हैं, जिनको आदिवासी क्षेत्र में भगवान के रूप में पूजा जाता है, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की सरकार जिनके नाम पे बहुत दावे किया करती है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारों की बात कर रहा हूँ, चाहे भूपेश बघेल की सरकार हो, रमन सिंह की रही हो, विष्णुदेव की हो, या अभी वहाँ अर्जुन मुंडा की रही हो, या अभी वर्तमान में सोरेन हो, सारे के सारे लोग उनको भगवान कहते हैं। कमलेश भाई, और भगवान के परिवार की हालत है कि वो मैजिक में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, 7 घंटे तक उनको बेहोशी की हालत में बाहर रखा जाता है। क्या दृश्य है ये? कमलेश भाई, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। बहुत दुख के साथ बता रहा हूँ आपको मैं जी। अभी कुछ दिन पहले बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई जी। और बड़े बड़े पेपरों में फ्रंट पेज में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बिरसा मुंडा की जयंती का बड़ा विज्ञापन छपा था, मुख्यमंत्री जी का विज्ञापन छपा था। और ये हालात मतलब किस ओर इशारा कर रहे हैं कि आप बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आप बिरसा मुंडा के नाम पर यह बताना चाह रहे हैं कि बिरसा मुंडा भगवान है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, आदिवासियों को वोट लेने के लिए, आदिवासियों को वोट लेने के लिए। और उनका पौत्र जो है घायल अवस्था में 7 घंटा अगर मैजिक गाड़ी में पड़ा है तो हमारे देश के लिए बहुत बहुत बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है जी। हम जिसे बोलते हैं कि बिरसा मुंडा भगवान है और उनका प्रपौत्र अगर इस हालत में है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारी सरकार की कमजोरी है, खामियां हैं, या हमारी संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। बिल्कुल इस तरह की खबरें जब आती हैं तो मन में भाव आता है कि हम लोग तो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं जी। आज़ादी के चाहत में कितने लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, और उनके परिवार की अगर ये दशा होती है तो फिर कौन हिम्मत करेगा, कौन कहेगा कि चलो ठीक है हम भी अपना सब कुछ अर्पित कर दे राष्ट्र को। और उसके बाद उनके परिवार की क्या गति होगी? अगर वो पहले का इतिहास भूगोल पढ़ लेंगे ना तो उनका मन होगा कि अरे यार कौन मरने जाए, बाद में तुम्हारे बच्चों को ये झेलना पड़ेगा। ये जो संदेश जाता है, मुझे लगता है कि ये जो सफ़ेद कपड़े पहन करके बड़े बड़े नेता टोपी लगा के घूम रहे हैं ना, किसी भी दल के हों, उनको सबको डूब मरना चाहिए शर्म से। जो भावना लोगों में देश के प्रति थी, अपने प्रदेश के प्रति थी, आज कमलेश भाई आदमी अपने परिवार तक सीमित हो चुका है, अपने परिवार का पालन काम धाम में इतना व्यस्त हो चुका है, न उसे देश से मतलब है, न प्रदेश से मतलब है, न अपने ज़िले से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ अपने व्यवसाय में लगा हुआ व्यक्ति आज उधर पूर्ति में लगा हुआ है, अपने खुद लगा हुआ है। तो हमारी स्थिति पैदा क्यों हुई मानो, हालात क्यों पैदा हुए कि लोगों में इतनी जागरूकता नहीं आ पा रही है। आज बिरसा मुंडा जी और हमारे जो तमाम जो नेता हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, अपने परिवार का बलिदान कर दिया, कितने शहीद हो गए, आज उनकी आत्मा कचोटती होगी मालूम कि आज देश के क्या हालात हो गए हैं। बिल्कुल यही कह सकते हैं कि अगर उन लोगों ने, ये बिरसा मुंडा जी जैसे करोड़ों लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान नहीं किया होता ना, तो आज भी हम अंग्रेजों की टट्टी धो रहे होते। गंदे शब्दों में बोला करता हूँ इस बात को। चलिए, थोड़ा गंभीर हो गया मामला, अब हम कोरबा की ओर रुक कर ले। सड़क पर राखड़, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, मार्ग से गुजर रहे रामपुर विधायक भी आंदोलन में हुए शामिल। पुलिस व प्रशासन की उड़ी नींद, मौके पर पहुँच कर की गई चर्चा। ये शहर से लगा हुआ इलाका है, वहाँ से जुड़ी खबर है। सीएम हाउस कूच के बाद महिला आयोग ने लिए फ्लोरा मैक्स मामले में संज्ञान। सीएमडी ने मेगा प्रोजेक्ट व कुसमंदा का लिया जायजा, उत्पादन और डिस्पैच बढ़ाने पर जोर दिया। ट्रेलर की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत हुई, पहचान पाली की खबर। अब हफ्ते में 2 दिन अपने दादा दादी से मिल सकेगा उनका पोता, ये पहली खबर है अखबार की। महिला आयोग ने की सुनवाई, कराया समझौता। ये कल महिला आयोग के अध्यक्ष कोरबा में थे, उनसे जुड़ी खबर है। करोड़ों की ठगी करने वाली फ्लोरा मैक्स कंपनी से जुड़ी महिला की संदिग्ध मौत, अस्पताल में प्रसूता की मौत, परिजन ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। न्यू कोरबा हॉस्पिटल से जुड़ी खबर है। 853 वाहनों की नीलामी कर पुलिस हुई मालामाल, 31 लाख रुपए का भरा खजाना। मापका के नेतृत्व में ग्रामीणों ने किया आंदोलन, मड़वा डोड़ा के पास ग्रामीणों ने रेल विस्तार काम रोक दिया। ये खबरें कोरबा से जुड़ी हुई, पहली खबर यही ले लें, सड़क पर राखड़। और एक और आपको बताऊं, आखिरी में चलिए बताऊंगा आपको, जिसपे मैं आखिरी में चर्चा करूंगा 5 मिनट आपसे। सड़क पर राखड़, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ठीकरा फोड़ा जाता था कि कांग्रेस के लोग मिलकर के चला रहे हैं, लोग परेशान थे।
अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कौन मिलकर चला रहा है जो इस तरह की खबरें बन रही हैं? कमलेश भाई, ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि चुनाव के टाइम में भाजपा के लोगों ने कहा कि कांग्रेस के राखड़ बिछाया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। अब 1 साल हो गया भाजपा की सरकार को, 1 साल होने जा रहा है। अब हमें पूछता हूँ, ये राखड़ कौन फेंक रहा है भाई? अब राखड़ का काम कौन कर रहा है? आप जाके हालात पता कीजिए कि आज ये जो अपने जो राखड़ का जो मामला चक्का जाम किए हैं लोग, जगहरा वाला, ये खाली जगहरा में नहीं है कमलेश भाई, चारों तरफ फैला हुआ है। मानो राखड़ चारों तरफ फैला हुआ है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे जो मंत्री जो चुनाव लड़ रहे थे, लखन भाई, वो बड़े दावे किए थे कि हम कांग्रेस को वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए, मुझे जिताइए, यहाँ राखड़ नाम की चीज़ नहीं रहेगी, पूरे शहर से राखड़ हटा दिया जाएगा, साफ़ सुथरा शहर बनाया जाएगा, राखड़ की समस्या ख़त्म कर दी जाएगी। पर दुर्भाग्य के साथ कहता हूँ मैं, आज भी वो राखड़ की समस्या बनी हुई है। और केवल जगहरा का नहीं, पूरे कोरबा क्षेत्र के चारों तरफ आप किसी भी रोड में चले जाइए, चाहे आप बड़ौदा रोड में चले जाइए, चाहे आप कुचापा रोड में चले जाइए, चाहे आप दर्री रोड में चले जाइए, चाहे बालको रोड में चले जाइए, इतना बुरा हाल है राखड़ का कि आपको बताऊं, अगर आप 5 मिनट 10 मिनट अगर बालको चेक पोस्ट से बालको प्लांट तक जाएंगे कमलेश भाई, आप अगर मुंह में रुमाल या गमछा नहीं बांधे हैं, हेलमेट नहीं पहने हैं, तो घर में बीवी भी नहीं पहचानेगी नहीं, आपको सांस लेना दुभर हो जाएगा। और मैं दावा करता हूँ, ये जो पॉल्यूशन होगा, ये जो राखड़ जो है, हमारे कोरबा के लोगों को जीवन के लिए बहुत घातक हो जाएगा। मतलब अस्थमा बीमारी, सांस लेने में तकलीफ, ये सारी बीमारियों की जड़ ये राखड़ हो जाएगी। श्याम भैया, मैं आम आदमी हूँ। कांग्रेस का जब शासन था तो भी ये बात कहता था, आज भी इस बात को कह रहा हूँ। जब कांग्रेस का शासन था तो भाजपाइयों से सवाल मैं पूछता था कि आप क्यों सड़क पर नहीं उतर रहे हो। अब भाजपा का शासन काल तो मैं कांग्रेसियों से पूछता हूँ, आप क्यों सड़क पर नहीं उतरेंगे कमलेश भाई, सड़क पर उतरेंगे। अब इंतजार कर रहे हैं कि भाई नई नई सरकार है, देखते हैं 5 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना, जब पूरा 1 साल हो जाएगा तो सड़कों में उतरेंगे कमलेश भाई। कांग्रेस आंदोलन करने में, सड़क में उतरने में कभी पीछे नहीं रहती। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। जनता के हितों को लेकर समय समय पर जब भी मौका आता है आंदोलन करती, सड़क पर उतरती है कांग्रेस, और निश्चित तौर पर उतरेंगे इसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। कोरबा के लिए हम लोग मजाक मजाक में कहते थे पहले कि कोरबा कभी राखड़िस्तान तो नहीं बन जाएगा, लेकिन अब तो दिखता है बन गया है। बचा क्या है कुछ। अब इसको पाकिस्तान अफगानिस्तान की जगह कोरबा की बजाय राखड़िस्तान कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पूरा का पूरा बर्बाद हो रखा है कोरबा। अब मैं जो खबर कुछ छिपा रहा था मैं उसकी बात कर लूँ। आज मैं सवेरे सवेरे जब उठा तो आदत होती है हमारी आपकी सबकी आजकल एक व्हाट्सएप चेक करने की। व्हाट्सएप चेक कर रहा था तो एक ग्रुप में आया कि नगर निगम में कल साकेत में एक फोटोग्राफी हुई, जिसमें कहा गया कि भाई ये अंतिम फोटोग्राफी है, मतलब इस कार्यकाल की। अब इसके बाद जो आप सभापति हैं, महापौर, नेता प्रतिपक्ष, पार्षद, सबको फिर से मैदान में जाना है। अब कौन जाएगा उनकी पार्टी तय करेगी, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ये आखिरी फोटो है इस कार्यकाल की। वो फोटो देखने के बाद मन में एक बात आई कि आप लोग फोटो खिंचवाते समय आप भी बैठे थे, मन में आया कि 5 साल जो हमको मिला था, हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन बखूबी किया। कमलेश भाई, कर्तव्य का निर्वहन बखूबी किया। और आपको बता दूं कि 5 साल में इतने काम हुए हैं, मैं आपको हिसाब बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि जितने बड़े बड़े काम इस 5 साल के कार्यकाल में हुए, चाहे बड़े बड़े नालों का काम हो, चाहे बड़े बड़े रोड का काम हो, मैक्सिमम बड़े बड़े करोड़ों के काम जो हुए, चाहे डीएमएफ से हो, चाहे मतलब संतुष्ट है अपने कार्यकाल से संतुष्ट। कमलेश भाई, मैंने अपने वार्ड में 15 करोड़ के काम करवाए हैं जी। तो निश्चित तौर पर चाहे रोड हो, चाहे नाला हो, चाहे गार्डन हो, चाहे तालाब हो, तो निश्चित तौर पर हमारे सरकार में पैसे की कमी नहीं रही। और जहाँ तक हमारे पूर्व मंत्री भाई जय सिंह अग्रवाल जी लगातार, मतलब किसी भी वार्ड में लगा कि यहाँ इस मद से पैसा का उपयोग किया जा सकता है, तो लगातार कि विभिन्न मदों से पैसा ला के कोरबा के विकास का काम किया। आज आप लोगों को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकाल में कोरबा में जितनी शासकीय भवन बने हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल की देन है। चाहे आप कॉलेज ले लीजिए, चाहे आप हॉस्पिटल ले लीजिए, चाहे पहले की बात करें, अभी तक का बता रहा हूँ, जितने भी नए आवास बने हैं, जो भी बने हैं, जितने भी नए सरकारी बिल्डिंगें हैं, वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार के देन है जी। और निश्चित तौर पर सबसे बड़ी देन ये रही कि पिछले रेणु अग्रवाल जी जब महापौर थी उस समय जो नल जल योजना चालू हुई, और निश्चित तौर पर एक टाइम ये था कि पानी के लिए
महिलाएं दूर दूर 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर पानी के लिए तरसती थी, घड़ा भर भर के जाती थी। हमेशा महिलाओं का जत्था जय सिंह भाई के यहाँ, रेणु भाभी के यहाँ लगे रहता था, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पानी की व्यवस्था करवा दो जी। आज भगवान की दया से नल जल योजना के तहत आज पूरे वार्ड में आज हर घर में नल लग चुका है कमलेश भाई, और नल लगाने का निःशुल्क वो व्यवस्था की गई कि 1 रुपया ना लगे, लोगों के घर तक पानी पहुंच जाए। तो निश्चित तौर पर हम लोग का जो लक्ष्य था कि हर घर पानी के बिना न रहे, तो निश्चित तौर पर कुछ एक अपवाद को छोड़कर, कुछ एक अपवाद हो सकते हैं, उनको छोड़कर आज पानी के लिए कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हाँ, काम तो उस क्षेत्र में हुआ है। खबर तो ये भी आई कि 50,000 लोगों के यहाँ नल कनेक्शन लगा है, 2 साल से बिल नहीं गया, इकट्ठा बिल आ जाएगा तो लोगों की हालत खराब हो जाएगी। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। कमलेश भाई क्या होता है, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए कमलेश भाई क्या हुआ, जैसे हमारी सामान्य सभा हुई या MIC हुई, तो उसमें ये लगा कि हमारे पास स्टाफ कम है, सरकार नई नियुक्ति कर नहीं रही है, और निगम में जितने कर्मचारी लगातार अपना कार्यकाल खत्म करते जा रहे हैं, सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं, तो उनकी जो भरपाई है वो हो नहीं पा रही है। तो हमारे नगर निगम में स्टाफ की कमी के चलते ये काम क्या किया गया है कि भाई ठेका पद्धति में दे दिया जाए, ताकि हमारे जो शुल्क है, जो जल का निर्धारित शुल्क निर्धारित किया गया है महीने के हिसाब से, या मीटर लगे हुए हैं मीटर के हिसाब से, तो निश्चित तौर पर महीने के महीने जमा हो जाए तो पता नहीं चलता। पर स्टाफ की कमी के चलते और थोड़ी ढिलाई के चलते इस व्यवस्था में गड़बड़ी ये होगी कि हमारा जो आम जन है, जिसको बिल हर महीने मिलना चाहिए, जिसको 100-200 रुपये पटा दे, उसको तकलीफ नहीं होगा, पर चूंकि 6-6 महीना 8-8 महीना साल भर का बिल जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी जनता को तकलीफ होगी। और मैं मतलब देना पड़ेगा लोगों को, माने सरकारी पैसा तो रोक ही नहीं सकते ना आप। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो नल का कनेक्शन काट दिया जाएगा। भाई ये बताइए कमलेश भाई, बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा लेके भाग गए हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला करके चले गए हैं, उनका कुछ नहीं होगा। पर अगर आप नगर निगम का शुल्क नहीं पटाए, आपको 1 हफ्ते के अंदर कुर्की का नोटिस आ जाएगा, या पटाइए, आपको ये समय दिया जा रहा है, अन्यथा कुर्की कर दिया जाएगा। तो हमारी जो सरकार का पैसा है ना, वो जनता को मालूम है देना है, पर चूंकि जो बहुत गरीब है, हमारा जो स्लम एरिया है, जो हमारी माँ बहनें जो मजदूरी का काम करती हैं, उनको लगातार इकट्ठा पैसा देना पड़ता है, तब उनको बहुत तकलीफ होती है। हाँ, जो हैंड टू माउथ है उनके लिए दिक्कत हो जाती है। जी हाँ, 100-200 रुपये महीना दे तो पता नहीं चलता, पर लगातार अगर 3,000, 4,000, 5,000 का बिल आता है तो निश्चित तौर पर बहुत तकलीफ होती है। अभी कमलेश भाई जो सरकार ने स्मार्ट मीटर की योजना चालू करी है कि आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, आपकी बिजली खत्म हुई आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अब ये बहुत बड़ा संकट हो जाएगा कमलेश भाई आम जन के लिए, कि आज यकीन नहीं मानोगे, आज भी मैं दावे के साथ करता हूँ कि हमारे केबल लग चुके हैं कई जगह, केबल के बावजूद भी हमारे बहुत जो गरीब परिवार हैं वो हुकिंग करके लाइट जलाते हैं जी। तो ये जब तक हमारी जो जनता की जी भावनाओं को, उनके दर्द को अगर नहीं समझा जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तकलीफ तो होगी जनता को मानो। तो निश्चित तौर पर हमारी जो नगर निगम के जो नए आयुक्त आए हैं, आशुतोष पांडे जी सुलझे हुए अच्छे व्यक्ति हैं, और निश्चित तौर पर लगातार दौरा भी कर रहे हैं और लोगों की जन समस्याओं से रूबरू भी हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और उनको अनुभव भी अच्छा है। इससे पहले जो भी हमारे अधिकारी आए, आपको मालूम है, सब IAS आते हैं और पूरा ट्रेनिंग सेंटर बन के यहाँ से चले जाते हैं, ट्रेनिंग लेकर चले जाते हैं, और वो जल्दी से फाइल को निपटाते नहीं, पेंडिंग कर देते हैं, डरते हैं कि उनका CR खराब हो जाएगा, कलेक्टर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो निश्चित तौर पर अभी जो आए हैं आशुतोष पांडे जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे कोरबा के विकास को एक नई गति मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद तो हर आदमी यही करता है कि कुछ नया होगा जी। अधिकारी आते हैं, उनकी अपनी कार्यशैली होती है, कुछ न कुछ परिवर्तन करते हैं, काम में होगा इस उम्मीद में। हमने अनुभव किया, हमने अनुभव किया कि राज्य प्रशासनिक अधिकारी जब भी आए हैं, हमारे कार्य की गति बहुत तेज हो गई, नगर निगम के कार्यों की गति बहुत तेज हो गई। चाहे हमारे प्रभाकर पांडे जी आए हों, हमारे दुबे जी आए हों, इससे पहले जो भी राज्य प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, मतलब अजय अग्रवाल जी थे, मतलब टोटल जिन्होंने काम किया, एक नई गति मिली है। जी जी हाँ, पहले इतिहास देखते हुए लगता है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, काम होगा। जी जी। एक बात आती है श्यामू भैया कि आप कहते हैं कि, या आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि हमने खूब काम कराया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ऐसे ही ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती है, ऐसे ही हंसी मजाक में बातचीत होती है,
तो बड़ा प्रसन्न चित्त होके वो कहते हैं कि बस चुनाव हो जाने दीजिए, 2 महीना बाद तो हमारा महापौर बनने जा रहा है। उसके पीछे वो कारण बताते हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, इनका काम करने का तरीका ठीक नहीं था। वो तमाम तर बातें हंसी मजाक में भी करते हैं और गंभीरता से भी करते हैं। देखिए ये तो ऐसा प्रसन्नता उनकी, मतलब मान के चल रहे हैं कि हमारा महापौर 2 महीने बाद बैठने जा रहा है। किसी से भी बात करते हैं सब यही कहते हैं। देखिए ये वातावरण कैसे? देखिए राजनीति है, राजनीतिक आदमी राजनीति करेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। अगर एक दूसरे की खामियां उजागर नहीं करेगा तो राजनीति कैसे करेगा भाई। देखिए आप बड़ाई तो कर नहीं पाएंगे, आप बड़ाई तो कर नहीं पाएंगे कि काम हो रहा है तो मैं बड़ाई कर दूं तो वो अगला आदमी को फायदा हो जाएगा, तो आप बड़ाई कर नहीं सकते। पर चूंकि जितने भी हमारे 67 वार्ड थे, 67 वार्ड में समान रूप से काम कराने का प्रयास महापौर जी ने किया है। और हमारे जो मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी थे पूर्व में, उनका भी ये इरादा था कि हमको भेदभाव नहीं करना है और लगातार 20-20 लाख के या 10-10 लाख के जो भी काम आते थे सारे वार्डों में कराया जाता था। यहाँ तक कि एल्डरमैन तक को दिया जाता था कि भाई आपको भी जो पार्षद को मिल रहे हैं उनको आपको भी हक काम करवाने का। तो निश्चित तौर पर देखिए, आप चाहे मैं भाजपा का हूँ या कांग्रेस का हूँ, मैं भाजपा के लोगों की बात नहीं पहुँचा पाऊँगा, भाजपा के लोग कांग्रेस की बात नहीं पहुँचा पाएंगे। व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं जानता, पर चूँकि काम के मामले में दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी वार्ड ऐसा अछूता नहीं रहा कि जो कोई बोल दे कि मेरे यहाँ काम नहीं हुआ करके। जी भाई देखिए, आप साल में कम से कम 8 लाख के काम तो आपको साधारण मरम्मत के हो जाते हैं। जी 8 या 12 लाख के, कोई से कोई 4 काम करवा लेता है, कोई 5 काम करवा लेता है अपने हिसाब से पार्षद, तो निश्चित रूप से वो काम हो जाते हैं। फिर अधोसंरचना मत के आते हैं, फिर डीएमएफ मत के आते हैं। वो आपके पार्षद के प्रयास और निरंतर लगातार लगे रहें कि मुझे काम करवाना है, और लगातार माननीय कलेक्टर जी से, माननीय महापौर जी से, आयुक्त से लगातार लगे रहें कि मेरे यहाँ ये काम होना है, मेरे यहाँ यह काम होना है, तो निश्चित तौर पर काम की गति रुकती नहीं। आज देखिए हम लोग भाजपा सरकार बने 1 साल लगभग होते जा रहा है, और जो आवंटन महापौर मत का और पार्षद मत का जो राशि आ जानी थी, ये अप्रैल में आ जाती थी, वो आज दिसंबर होने जा रहा है। महापौर मत और पार्षद निधि का जो 5वां टर्न है उसका पैसा अभी तक नहीं आया। मतलब ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो क्यों नहीं भेजा जा रहा है भाई? महापौर मत नहीं भेजा जा रहा है, पार्षद निधि को पैसा नहीं भेजा जा रहा है, तो आज हमारा पार्षद भटक रहा है। कल भी हम लोग जब बैठे थे चर्चा चल रही थी कि भाई पैसा नहीं देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं इनका क्या इरादा है। नहीं तो पता लगा कि वो आचार संहिता लागू हो गई, तो उसके बाद गया फिर तो। भाई इनका क्या लक्ष्य है कि भाजपा का महापौर बैठाएंगे तभी देंगे पैसा, ऐसी भावना है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आप जनहित का काम करते हैं, अगर आप कोरबा की जनता से लगाव है, और आपके भी पार्षद हैं, खाली कांग्रेस के पार्षद नहीं, आपके भी पार्षद हैं, उनको भी पैसा चाहिए अपने वार्ड के विकास के लिए, तो सरकार के लिए सोचना चाहिए ना भाई कि आप पैसा रोक के रखे हैं, तो पैसा आपको जारी करना चाहिए। अब ये भी तो सोचिए कि शामू भैया 8 महीना होने को है, 7 महीना हो गया, अप्रैल में बता रहे हैं जो पैसा आना था, अब नवंबर जाने वाला है, अभी तक पैसा चला गया, बात तो आखिरी दिन है, पैसा आपको नहीं मिला है। तो इसके पीछे कारण वही है कि मुफ्त की जो रेवड़ी बट रही है, चाहे भूपेश बघेल जी की सरकार रही हो, चाहे विष्णुदेव साय की सरकार है, जो ये मुफ्त की रेवड़ी के कारण ये सब आपके जो विकास कार्य है कहीं ना कहीं अवरोधित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपके पास पैसे नहीं है, अब हर महीने कुछ न कुछ आप उधारी लेके बांट रहे हो। साल भर का देख लीजिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बता दीजिए। नहीं, मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, 6 साल की बात कर लीजिए आप। 6 साल में देख लीजिए आप। अगर वो रेवड़ी वाला मामला तो बताया ना आपको, चाहे कोई भी सरकार हो जी, वही कह रहा हूँ। अगर वो तो उसकी व्यवस्था में लग जाते हैं कि पैसा की व्यवस्था करना है। अब आप ये बताइए कि अभी सरकार को बने हुए 9 महीना हो रहा, 8 महीना हो रहे हैं, 30,000 करोड़ रुपये उठा चुकी है। अभी धान का खरीदी, उसके लिए पैसा अलग उठाएगी। ये सोचना पड़ेगा लोगों को। पैसा देगा कौन? जनता की जेब से जाएगा ना भाई। स्वाभाविक है। कौन सा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपने घर को बेच के तो नहीं देंगे। आज ये बताइए, आप बड़े हेडलाइन को छोड़ दिए हैं कि हिंदुस्तान की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें इतनी ज़्यादा प्रतिशत की कमी आ गई है, जो हमारा जो निर्धारित एक स्थिति थी 8.1 की जो स्थिति प्रतिशत की जो वृद्धि थी, आज हमारे यहाँ 4.6 हो चुकी है। आधी हो गई है जी। तो हमारे यहाँ खनन की, कॉरपोरेट जगत की, और हमारे जो और भी जो खनिज संसाधन हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी कमी आई है कि सकल घरेलू उत्पाद में जो कमी आई है, तो निश्चित तौर पर यह भी एक चिंता का विषय है। पर कहा जाता है कि हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक है, ये संभाल ली जाएगी, तो अच्छी बात है भाई। कहा तो जा रहा है तीसरे नंबर पे आ जाएंगे दुनिया में। हाँ, बहुत जल्दी, और जीडीपी गिरते जा रही है जी।
अब खैर कैसे आएगी, क्या गणितबाजी होती है भगवान जाने। जीडीपी का कई बार अच्छे अर्थशास्त्रियों से भी जब चर्चा होती है व्यक्तिगत तौर पर बोलते हैं ये ऐसा आंकड़ा है ना, इस पे दिमाग लगाओगे तो मकड़ जाल है, उलझ जाओगे, बुद्धि काम नहीं करेगी। ये हम लोगों को भी छोड़ दो। नेता कुछ बोलेंगे और सरकारी आंकड़े कुछ आते हैं। जी जी जी। स्वाभाविक है, ये सबसे कष्ट वाली बात जो है कि जो जरूरी काम है उस काम के लिए आपके पास पैसा नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी अभी हरियाणा के बाद अब अभी जो चुनाव हुए इनमें भी वही मुफ्त में हम इतना देंगे, महिलाओं को इतना देंगे, हर महिला को इतना देंगे। अरे दो भाई आप, लेकिन वो जो ज़रूरत जिनको है उनको दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कोष खोल दिया है, पता लगा सरकारी एम्प्लॉइज जो है उनकी पत्नियां भी पैसे ले रही हैं, जो एपीएल के लोग हैं बीपीएल का पूरा लाभ ले रहे हैं। आखिर इस पर दृष्टि डालिए ना कि ये लोगों की कमाई जो मेहनत करके जीरो से अपने आप को ऊपर लेके गए हैं, थोड़ा ऊपर लेके गए हैं, उनसे लिया गया टैक्स आप इस तरह से अगर उसका दुरुपयोग करते हैं तो उसको भी वेदना होती है कि अच्छा इससे बढ़िया बीपीएल का ही रहता, अच्छा था फ्री में मिलता। सब नेता जानते हैं कमलेश भाई कि देश किस ओर जा रहा है मालूम। जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं देश को कहाँ ले जाएंगे मालूम। ये हालत हो जाएंगे कि पैसे के लिए तरसने लग जाएंगे लोग। स्थिति ऐसी निर्मित हो जाएगी, कर्जे के ऊपर कर्जा होता चला जाएगा। आज ये बताइए कि हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय 51 लाख करोड़ का कर्जा था जी, आज 200 लाख करोड़ का कर्जे को पहुंच चुके हैं। हाँ तो वो जिसकी भी सरकार आएगी, अभी भाजपा की सरकार चली जाए, आपके नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार आएगी तो भी वही करेगी। पैसा देश उस दिशा में चल पड़ा है। देश चल पड़ा है। देश को ये चिंता नहीं कि बिरसा मुंडा जैसे लोगों ने जो अपने देश के लिए सब कुछ कर दिया, कुर्बानी दे दी, उनके देश का क्या होगा, कोई लेना देना नहीं राजनेताओं को। हमारे साथ राजनेता बैठे हैं, बड़ी साफगोई से इस बात को स्वीकार करते हैं, इसलिए इस बात को कहने की हिम्मत कर पा रहा हूँ इन लोगों के सामने भी कि राजनेता, हमारे यहाँ लोकशाही है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र को चलाने के लिए राजनेताओं की ही जरूरत है। हम राजशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका कष्ट हम लोग, हमारे पूर्वजों ने कैसे झेला है, किस तरह से झेला है, उसको पढ़ते हैं। इसलिए उधर तो हमारी रुचि नहीं है। लोकशाही रहे, लोकतंत्र रहे तो लोकतंत्र रहेगा तो राजनेता भी रहेंगे, लेकिन राजनेता कैसा होना चाहिए इसको तय करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है कि हम किसको चुन के भेज रहे हैं। ये हमारे आपके ऊपर रहता है। वो एक दिन की बात साथ हमारे पास आती है, उस दिन हमको उसको विचार करके करना चाहिए। एक अच्छी सरकार को कमलेश भाई जैसे सबसे जरूरी जो काम है शिक्षा जी, स्वास्थ्य, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसमें अगर जनता का ध्यान दिया जाए तो निश्चित तौर पर बोलता हूँ चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो बहुत अग्रसर हो जाएगा विकास की गति में। पर आज देखिए कि आज रायपुर में एम्स हॉस्पिटल है जी, वहाँ अगर आप कोरबा का मरीज को भेजेंगे चाहे कितना भी सीरियस हो तो बोल देगा बेड खाली नहीं है, वो आपको रिफ़र कर देंगे, डीकेएस में रिफ़र कर देंगे या अम्बेडकर हॉस्पिटल रिफ़र कर देंगे जी। आज शिक्षा का स्तर ये हो गया है कि आज आत्मानंद स्कूल जो कांग्रेस ने खोला था 5 साल की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने, आज उसका प्रतिसाद इतना अच्छा मिल रहा है कि मैं धन्यवाद देता हूँ इस सरकार को भी कि सरकार लगातार चला रही है जी। तो निश्चित तौर पर हम शिक्षा का स्तर अगर उठाते हैं तो कहा जाता है कि एक शिक्षित आदमी कहीं भी किसी भी प्रकार से अपना रोजगार प्राप्त कर लेता है जी। और एक अशिक्षित आदमी न समाज में सम्मान पा पाता है न अपने रोजगार के प्रति जागरूक हो पाता है। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार का मुख्य दायित्व रहता है कि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें ताकि आने वाला हमारा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने प्रदेश के लिए विकास के काम करे, अपना काम धाम करे। निश्चित तौर पर अगर हम सब कुछ मैं स्पष्ट बोलता हूँ, हम सब कुछ अगर ये रेवड़ी बांटते रहेंगे तो एक न दिन ये हो जाएगा कि हमारा आदमी काम करने से वो हो जाएगा, बिल्कुल नकारा हो जाएगा, काम की इच्छा उसकी होगी नहीं जी। तो जब सब कुछ सरकार देगी तो फिर क्या जरूरत है काम करने की। बिल्कुल लोगों को आत्मनिर्भर बनाना होगा, भिखारी नहीं ना, हम भिखारी बना रहे हैं। तो आप बैठे रहो, पैदा होने से लेकर के मरने तक की हम आपकी व्यवस्था कर दे रहे हैं, आराम से बैठ के दारू पियो, चखना उखना की व्यवस्था कर लेना, बस उतना ही तुम्हारा काम रह गया। स्वाभाविक है वो, उसको कोई काम नहीं करना है। दुनिया भर के रोग होंगे, सरकारी व्यवस्थाएं आपने कर दी उनके लिए, उनको आगे बढ़ने कोई ललक नहीं, पी के पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को आपको समझाना होगा, उसके लिए काम करना होगा। वो काम करने की बजाय आप वो और गति उसकी बढ़ाते जा रहे हैं। चलते चलते एक और खबर, छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूँगा। ये इस खबर पे हम लोग चर्चा इसलिए करते हैं कि कभी भी साइबर ठगी या कम पैसे में आपको ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, इस तरह का कृत्य करके लूटने वाले हमारे बीच में खूब सक्रिय रहते हैं। लूटने वाले भी बताते हैं, लूटने वाले पकड़े जाते हैं तो वो भी बताते हैं कि हम कैसे लूटने का तरीका अपनाएं, किसको देख करके अपनाएं, कहाँ से हमको ये इसका एक तरीका समझ में आया। उसके बाद भी
अगर फ्लोरा मैक्स कंपनी में 30,000 महिलाएं 30,000 रुपए फाइनेंस करवा के दे देती हैं, क्या कहें इसको? मैं आपको क्या बोला कमलेश भाई, अज्ञानता, जी लालच, ये मनुष्य की बहुत बड़ी कमजोरी है। जी हमारी जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा पैसे के प्रति उनके मन में एक लालच आ जाता है और वो नासमझी में अपने पैसे कहीं ना कहीं जमा करवा देती हैं। उनको उनका भविष्य नहीं मालूम कि उनका भविष्य क्या होगा। और एक चीज़ सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कमलेश भाई, कि हमारे समाज के लोग जो उनके बीच में एजेंट बन जाते हैं, और मान लीजिए मेरा पड़ोसी है और उसका एजेंट है, वो बोलेगा सोनी भैया आप इसे पैसा लगा दीजिए, हाँ, मैं हूँ, डबल मैं हूँ, सोनी भैया पैसा लगा दीजिए मैं हूँ, तो 2 बार नकारेंगे, 3 बार नकारेंगे, चौथे बार लगता है यार कोई बार बोल रहा है तो चलो कुछ पैसा दे दो। ये भी हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमारा परिवार का आदमी एजेंट बन के हमारे परिवार को लूटने का काम शुरू कर देते हैं। मालूम, ये लोग बाहर के लोग आते हैं, हमारे लोगों को अपना एजेंट बनाते हैं, क्योंकि वो तो विश्वास अर्जित नहीं कर पाएंगे हमारे क्षेत्र की जनता का। तो हमारी क्षेत्र की जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए ये लोग हमारे ही लोगों को शिकार बनाते हैं और हमारे लोगों को एजेंट बना के हमारे सीधे साधे हमारी बहनों को, हमारी माताओं को एकदम लालच दे करके उनको आकर्षित कर लेते हैं। और निश्चित तौर पर ये झूठा लालच का आकर्षण कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होता है। आज 30,000 बहनें अभी पैसे की भटक रही है, और कई बहनें तो ऐसी है जो कर्जा लेके, लोन लेके पैसा दी है। उनकी क्या हालत होगी बताइए आप। जी। आज आप इनको 10 आदमी गिरफ्तार कर लीजिए, 15 आदमी गिरफ्तार कर लीजिए, आज इनकी संपत्ति कुर्की कर लीजिए, तो भी पैसा नहीं आ पाएगा। अब कितनी फाइनेंस कंपनी कोरबा में जो थी चली गई, कितने का पैसा मिला? आज तक पैसा नहीं मिला। सहारा के लिए लोग, हजारों लोग कोरबा के लोग घूम रहे हैं, किसी का 5 लाख, किसी का 20 लाख, किसी 10-10 लाख जमा है सहारा में, वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो हालात ये आदमी लालच बुरी बलाए। बिल्कुल 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 वही हो रहा है। हमको लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे चोरनुमा लोग रहते हैं, इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, हमारे आपके सामने अपना दुख दर्द बताएंगे और ये बोलेंगे बस बिल्कुल मरने वाला हूं भाई, मेरी मदद कर दो। तो पता लगा कि वो मरने वाला नहीं था, बल्कि वो व्यवस्था इसलिए कर रहा था कि उसको अय्यासी करना है। जी। अय्यासी करके आपके पैसे खत्म कर दिया और उसके बाद आप जब उससे पैसा मांगते तो तमाम तरह बहानेबाजी करता है। ये भी समाज में दिखता है। तो कई बार हम लोग भी इसमें 2-4 हो जाते हैं। कोई आदमी, अब मैं ही आपसे एकदम भावुक होगी कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, श्यामू भैया मेरी मदद कर दो। जी। आपने मेरी मदद कर दी है, पता लगा आपने पता नहीं लगवाया कि वाकई कमलेश यादव की पत्नी की तबीयत खराब है क्या, आपने हमारे ऊपर भरोसा करके दे दिया, पता लगा मैं तो मौज करने के लिए पैसा लिया, एक विश्वास, कहां से पैसा ला के दूंगा। एक विश्वास है, तो ये विश्वास के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये तो सामने वाला नहीं समझेगा ना, उनको तो मन में ये लगेगा नहीं कमलेश भाई बोल रहे हैं, बहुत गंभीरता से बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको पैसे की जरूरत है। यही होता है श्यामू भैया कि हमारे यहाँ जो विश्वास का वातावरण था ना, उसका क्षरण हो रहा है। बस विश्वास टूट रहा है। ये विश्वास का टूटना किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए बिल्कुल उचित नहीं होता। हमारा विश्वास ही तो नींव है हमारी, सबसे बड़ा। कमलेश भाई आपने देखा नहीं, पत्रिका में आज दिया है कि साइबर ठगी का माया मकड़ा जाल इतना खतरनाक हो चुका है जी। साइबर ठगी में जो चल रहा है, ईडी का अधिकारी बन के, सीबीआई का अधिकारी बन के, जिनको ये लोग रेकी करते हैं और पता कर लेते हैं कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है, और उसको इतना भय पैदा कर दिया जाता है, पुलिस से बात करा दी जाती है, वारंट जारी कर दिया जाता है नकली। और साथ ही साथ मेरे पास एक बार फ़ोन आया था कि आप श्याम सुंदर सोनी बोल रहे हैं। मतलब बोल रहा हूँ, आपके लड़के का नाम ये है क्या? बोला नहीं है। बोले नहीं आपके लड़के, तुम झूठ बोल रहे हो। बोला यार मेरे लड़के का नाम ये है ही नहीं है। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोले जाते रहो, वो जेल में है। बोले छुड़ाना चाहते हो कि नहीं छुड़ाना चाहते हो? बोला नहीं छुड़ाना चाहता। बोला तो फ़ोन को काट दिया। तो निश्चित तौर पर कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं लगातार, और व्हाट्सएप जो कॉल आते हैं कमलेश भाई, उसमें आपका चेहरा लेके, आपके चेहरे का फिल्म बना के दूसरे बाड़ी में जोड़ के ब्लैकमेल शुरू कर दे रहे हैं। तो मैं तो सभी हमारे कोरबा की जनता से अनुरोध करूँगा कि ऐसे फ़ोन आते हैं या ऐसे व्हाट्सएप कॉल आते हैं तो आप जागरूक रहिए। आपको डराने का प्रयास करेंगे कि हम ईडी वाले बोल रहे हैं, हम सीबीआई वाले बोल रहे हैं, मैं दिल्ली थाने से बोल रहा हूं, बॉम्बे थाने से बोल रहा हूं। तो मैं सभी कोरबा की जनता से हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूं कि तत्काल ऐसे कॉल आते हैं तत्काल पुलिस को खबर करें, तो निश्चित तौर पर आप अपने आर्थिक हानि जो होनी है उससे आप बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच सकते हैं। और आपसे अगर और कुछ हो सके ना तो इतना जरूर कहिए, 5-7 तो माँ बहन की गाली जरूर देना। आपको भी सुकून मिलेगा, आपको भी लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। और इतनी गंदी गाली दीजिए ना कि आपको दोबारा फोन करने की हिम्मत न करे।
ये नहीं कहना चाहिए। नहीं, मैं तो करता हूँ भाई, मेरे पास जब आता है तो मेरे मुंह से बेसाख्ता उसकी माँ की गाली निकलती आप है। यकीन नहीं करेंगे, फिर दोबारा नहीं आता अभी उसमें। जब वो साइबर वाले पकड़ने गए थे तो एक गांव में बताया गया कम से कम 10 करोड़ रुपए डेली कमा रहे हैं वो जी। गांव, बिहार का गांव है, 10 करोड़ रुपए डेली गांव में आ रहा है जी। जो साइबर ठगी करते थे। मतलब उसका लिंक वहाँ है, पेड़ पे बैठे बैठे करते पेड़ रहते हैं। पे उसमें ये है कि मतलब एक आदमी जो मेन रहता है उसके जो 50 60 70 सिम वो बांग्लादेश से ले आए हैं, 200 300 सिम बांग्लादेश से ले आए हैं। एक ठगी करते हैं, सिम को तोड़ देते हैं, जाम ताड़ा जगह है, जाम ताड़ा, जाम और ताड़ा। उस सिम को तोड़ देते हैं कमलेश भाई। और उसमें लिंक रहता है कि मतलब जैसे आपके 70 अकाउंट हैं, 70 अकाउंट वाले जो खाता धारक हैं उनको 30% देते हैं, बाकी 70% पैसा जो काम करता है ये वो रख लेता है। तो मतलब इतना बड़ा मायाजाल फैला रखा है। पुलिस हमारी तो इतनी चौकन्नी होने के बावजूद भी लोग जानकारी नहीं देते। आज हमारे कोरबा में या हमारे बिलासपुर में या रायपुर में, छत्तीसगढ़ में साइबर के मामले बहुत पकड़े जा रहे हैं। अभी भिलाई वाला भी हमारी पुलिस ने पकड़ा है, बहुत अच्छा काम किया है, जाके महाराष्ट्र के गांव से पकड़ कर लाए 45 लाख की ठगी का। तो निश्चित तौर पर जनता को जागरूक होना पड़ेगा इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो वो जो कहावत है ना, जब तक मूर्ख जिंदा है अक्लमंद भूखे नहीं मरेंगे, तो ऐसे ही वो बोटी खाते रहेंगे, दारू पीते रहेंगे और आप उससे लुटते रहेंगे। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। और अगर कोई आपको हड़काता है साइबर ठगे, तो फिर वही बात कि उसको इतना प्यार से बात करते करते फिर इतना जोर से लात मारी है ना बातों का कि दोबारा वो समझ जाए कि हाँ ये समझ रहे हैं, हमारी हरकतों में से वाकिफ हैं और ये हमारे चाल में फंसने वाले नहीं हैं, तो फिर दोबारा आपको फोन नहीं करेंगे। चलिए, समय समाप्ति की ओर है, इसलिए हेडलाइंस को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का। और सभापति जी, श्यामू भाई, ये सवेरे सवेरे का समय आप लोगों का रहता है अपने लोगों से मिलने का, अपने कार्यकर्ताओं से और अपने क्षेत्र के लोगों से, लेकिन वो समय आज आपने हमारे दर्शकों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कमलेश भाई, आपने बुलाया। जनता को, पूरी भारत जनता को नमस्कार।